This is chapter 7 from International Financial Management, International Arbitrage and Interest Rate Parity. Interest Rate Parity. तो हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। तो पहले हम इंटरनेशनल आर्बिट्राज की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट थिंग जो इसमें है, आपको पता होना चाहिए कि आर्बिट्राज का मतलब क्या है। ठीक है, ये आर्बिट्राज की मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, आप ये देख लें। आर्बिट्राज इज द प्रैक्टिस of taking advantage of a price difference between two or more markets। यानी एक चीज है, उसकी एक मार्केट में कुछ और प्राइस है, एक और मार्केट में कुछ और प्राइस है। प्राइस डिफरेंसेस की वजह से जो एडवांटेज वहां से लिया जाता है, उसकी प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली आर्बिट्राज कहते हैं। अगर हम इन सिंपल इसको ब्रीफ करें, इट इज पॉसिबिलिटी of a risk-free profit after transaction cost। ये ट्रांजैक्शन करने के लिए कास्ट तो वो तो इनकर होगी, और उसके बाद और कोई रिस्क नहीं होता, ये रिस्क फ्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल an arbitrage opportunity is present when there is possibility to instantaneously and immediately, within seconds or within moments, within minutes, instantaneously buy something at low price in one market and sell it for higher prices in another market and sell it for higher prices in another market। ठीक है, but point is instantaneously, within moments, within some minutes और इवन सेकंड्स की गेम होती है ये, जिसमें हम इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं कि प्राइस डिफरेंसेस हैं, कम प्राइस पे लेके फौरन से हाई प्राइस पे बेचते हैं।
और ये रिस्क फ्री प्रॉफिट कहलाता है इसको। तो ये बेसिकली आर्बिट्राज की डेफिनेशन है। ये आपको आर्बिट्राज का पता होगा कि हमने करना क्या है, तो फिर फर्दर आपको डिफरेंट आर्बिट्राजेस के जो टाइप्स हैं उसमें आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए रिस्क फ्री प्रॉफिट आफ्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, is a practice for taking advantage of a price difference between two or more markets, वो कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेज की, ताकि आपको हद तक पता चले कि क्या चीजें हैं। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, ये देखिए, टू कैपिटलाइज on variation in कोटेड प्राइसेस। अब कोटेड प्राइसेस क्या है, ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं, जैसे बिड आस्क रेट्स होते हैं। इन कोटेड प्राइसेस आर मेकिंग रिस्क फ्री प्रॉफिट। To capitalize on variation in quoted prices for making risk-free profits, यानी दो डिफरेंट मार्केट्स हैं, एक चीज़ की प्राइसेस उनमें जो कोटेड प्राइसेस हैं उस चीज़ की दोनों में डिफरेंट है, तो हम उसी चीज़ को फ़ायदा उठाते हुए उस प्राइस डिफरेंसेस को कैपिटलाइज कर लेते हैं, यानी उसको अपने पास प्रॉफिट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इन कहाँ पर? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। In foreign exchange and international money markets, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई की बात की कि हम प्राइस डिफरेंसेस कहाँ पर, कोटेड जो प्राइसेस होते हैं, बीट एंड आस्क, ये हम पीछे अब सारा कुछ पढ़ के हैं, इसलिए मैं वो आपको सारी चीजें पहले पढ़ा। ठीक है, उस चीज को, प्राइस डिफरेंसेस को कैपिटलाइज करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं उस चीज से विद इन द मोमेंट, ये डिसीजन विद इन मोमेंट्स। अच्छा जी, अब इसकी थ्री टाइप्स हैं इंटरनेशनल आर्बिट्राज की। फर्स्ट वन इज लोकेशनल आर्बिट्राज। लोकेशनल आर्बिट्राज। सेकंड इज ट्रायंगुलर आर्बिट्राज। एंड थर्ड इज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला है वो है लोकेशनल आर्बिट्राज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कोटेड एक्सचेंज, ये लोकेशनल आर्बिट्राज कैसे इनकर होगा, ड्यू टू वेरिएशन in quoted exchange rates among different locations। जैसे लोकेशनल से है लोकेशनल आर्बिट्राज among डिफरेंट लोकेशंस पे इसके डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स हैं और उनमें वेरिएशन पाई जाती है एक्सचेंज रेट्स में, हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, लोकेशनल आर्बिट्राज, अगर हम उसको कैपिटलाइज करते हैं।
यहाँ पर जब डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स पाए जाते हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, डिफरेंट लोकेशंस के अंदर, तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स उस मार्केट के अंदर, पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो क्या करते हैं, कैपिटलाइज, यानी कैपिटलाइज का मतलब अर्न्स करना कुछ, कैपिटलाइज दिस डिस्क्रिपेंसी या this difference in rates by using locational arbitrage, इस अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करते हैं लोकेशनल आर्बिट्राज के, ठीक है। तो हाउ इट वर्क्स, ये भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, हमें यहाँ पे समझाएं। अब इस चीज को प्रूव करेंगे लोकेशनल आर्बिट्राज को। एग्जांपल कह लें या क्वेश्चंस कह लें, तो अब जरा देखिएगा, एक है हमारे पास बील बैंक और दूसरा है हमारे पास यार्डले बैंक, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है जी बिड रेट या बिड प्राइस, और किस चीज की है, देखें रेट किस चीज का दिया गया है, न्यूजीलैंड डॉलर्स का, उसकी बिड एंड आस्क प्राइस। तो ये है जी डॉलर 0.401 बिड, और इसकी जो आस्क प्राइस है इन बील बैंक, सेम न्यूजीलैंड डॉलर की, वो है डॉलर 4.04, सॉरी 0.404, मैंने शायद गलत पढ़ा, 0.404। बील बैंक के अंदर इसकी बिड एंड आस्क प्राइस ये है। अब बिड प्राइस क्या है, जिस पे ये बैंक आपसे खरीदेगा, और आस्क प्राइस क्या है, जिस पे ये बैंक आपको ये न्यूजीलैंड डॉलर बेचेगा इतने डॉलर। यार्डले बैंक किसी और लोकेशन पे है, तो वहां पर उस न्यूजीलैंड डॉलर का बिड रेट क्या है, डॉलर 0.398, ये बिड रेट है, यानी ये आपसे खरीदेगा इतने पॉइंट्स में। और इसका आस्क रेट क्या है, ये बेचेगा कितने में, 0.400। अब देखें डिफरेंट लोकेशंस में ये जो न्यूजीलैंड डॉलर है इसका एक्सचेंज रेट क्या है, डिफरेंट है। अब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है इसी चीज को कैपिटलाइज करें। अब सबसे पहला जो काम है वो आपने ये देखना है, क्या लोकेशनल आर्बिट्राज जो है वो पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग इज पॉसिबिलिटी ऑफ लोकेशनल आर्बिट्राज, ठीक है, क्या है या नहीं है। तो वो हम कैसे देखेंगे कि रेट्स के डिफरेंसेस मौजूद हैं बिड एंड आस्क के, ठीक है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं। देखें, यस इट इज पॉसिबल, अगर रेट्स एक जैसे हो बिड एंड आस्क, यहाँ पे भी यही हो यहाँ पे भी यही हो, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये रेट डिफरेंसेस होंगे तो वो एग्जिस्ट होगा। इट इज पॉसिबल टू कैपिटलाइज द डिफरेंसेस in quotations in quotations in different banks by using locational arbitrage. राइट, अब ये अपने पॉसिबिलिटी कैसे आपको पता चला, ये आंसर आपको अब समझना है, अपने कॉन्सेप्ट है कि जब रेट्स के बिड एंड आस्क के डिफरेंसेस मौजूद होंगे तो आप ये काम कर सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट्स ये है कि क्या अगर आप लोकेशनल आर्बिट्राज करेंगे तो उसमें क्या आपको प्रॉफिट या लॉस हो। रिक्वायरमेंट इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। प्रॉफिट ऑन
लोकेशनल आर्बिट्राज। तो अपने गौर से चीज़ों को समझ लें। डिफरेंट लोकेशन में हो सकता है एक ही कंट्री हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज हो सकता है एक ही सिटी हो सकता है डिफरेंट सिटीज हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इसमें, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमारे पास ये जितना भी काम होता है ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। हम ये नहीं देखते कि भाई एक सिटी है तो दूसरे सिटी में एक चीज़ हम बेच के कैसे खरीद लेंगे, ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली जहन में रखते हुए हम सारा कुछ कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मैंने अब स्टेप्स बनाए हैं, अब स्टेप्स को देखते जाएं तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप 1, अब इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी भी मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अब जरा अपने गौर से देखते हैं, आप ये चाहते हैं कि यार्डले बैंक को आप देखना है, आप देखें किसी को भी, आप ये देखें कि आपको न्यूजीलैंड डॉलर सस्ता मिल कहाँ से सकता है। तो ये जो आस्क रेट है यार्डले बैंक का, ये वो रेट है जिसपे ये आपको बेचेगा, ये आपको बेचेगा, ठीक है। आप इससे खरीद के, आपने खरीद लिया और इसने आपको भेज लिया, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, न्यूजीलैंड डॉलर्स। तो आप क्या करेंगे, उसको बेचेंगे किस में, बील बैंक में, क्योंकि उसका क्या है, बिड रेट ज्यादा है। आपने 0.40 पे खरीद लिए और बैंक ने आपको बेच दिए। आस्क रेट कौन सा होता है, जिसपे बैंक आपको बेचता है, आपने इस पे, यानी बैंक ने आपको बेचे और आपने खरीद लिए। और अब फिर आपने क्या करना है, इसको इन डॉलर्स को, इन न्यूजीलैंड डॉलर्स को क्या करना है, फर्दर आगे सेल करने हैं। जब आप सेल करेंगे तो बैंक कौन सा होगा, बायर होगा। तो वो बाय आपसे किस रेट पे करेगा, बिड प्राइस पे, तो वो है 0.401। तो आपने देखें प्राइस डिफरेंस से क्या कर लिया, बेनिफिट ले लिया। तो फर्स्ट वन, हम एज्यूम ये करते हैं कि क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि आपके पास डॉलर्स हैं 1 मिलियन, 1 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं, 1 मिलियन यूएस डॉलर सेल करें। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, देखिए हमने कहा है कि आप यार्डले बैंक से परचेज करेंगे न्यूजीलैंड डॉलर्स। अब आपने गौर से स्टेप्स देख रहे हैं, बाय न्यूजीलैंड डॉलर्स, कहाँ से, फ्रॉम वेब बैंक। वहां से क्यों हम खरीद रहे हैं, हमने दूसरी बैंक से क्यों नहीं खरीदे। अगर हम दूसरी बैंक से खरीदते हैं, अब जरा देखें, इसका आस्क रेट है 0.404, हम खरीदेंगे तो वो बेचेगा तो वो इस रेट पे। हमने न्यूजीलैंड डॉलर से क्या करना है, फर्दर बेचना है। अगर उसके बेचेंगे तो उसका आस्क बाई बिड रेट है 0.398, इसमें तो हमें लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जहां से भी हमें सस्ता मिलेगा हम वहीं से खरीद लेंगे। तो हमें सस्ता कहाँ से मिल रहा है, वाई बैंक से, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम खरीदते हैं तो यहाँ पर रेट क्या है, कोटेशन क्या है, क्योंकि आस्क रेट हमें यहाँ से लेना है जिसपे हमें ये मिल रहा है, ठीक है। आस्क रेट ये हमने चूज किया, इसके मुताबिक न्यूजीलैंड डॉलर्स का जो रेट है वो है क्या, डॉलर 0.400। इस चीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है 1, वो कितने यूएस डॉलर के बराबर है, 0.400। अब आप जहन में रखें, मैं अब आपको पिछले लेक्चर्स रिवाइज रिकॉल करवाऊंगा। अब हमारे पास अमाउंट जो है वो क्या है, यूएस डॉलर में है, जबकि रेट न्यूजीलैंड डॉलर्स का है। तो हम, आपको याद होगा जब हम रेट फाइंड करते थे तो फिर डिवाइड करते थे, अगर सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हम ये बातें कर चुके हैं। तो इसमें अगर हम फर्दर ये देखें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड डॉलर्स जो है एक, वो 0.400 डॉलर्स की है। हम ये जानना चाहते हैं कि एक जो है यूएस डॉलर एक कितने न्यूजीलैंड डॉलर्स के बराबर होगा। यहाँ तो क्या था, न्यूजीलैंड डॉलर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन वाली बात। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.400, ठीक है। जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा न्यूजीलैंड डॉलर्स 2.5। यानी अब आप कह सकते हैं कि अगर
एक न्यूजीलैंड डॉलर 0.40 डॉलर्स के बराबर है, तो एक यूएस डॉलर कितने न्यूजीलैंड डॉलर्स के बराबर है? 2.5 के। तो हमारे पास है कितने? 1 मिलियन यूएस डॉलर। 1 मिलियन अगर हमारे पास डॉलर्स हो तो ये कितने न्यूजीलैंड डॉलर्स के बराबर होंगे? तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि अब आपके पास डॉलर्स, रेट भी क्या आ गया? डॉलर का आ गया, ये रेट आ गया डॉलर का, और अमाउंट भी क्या है आपके पास? डॉलर की है। तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास 1 मिलियन डॉलर्स होंगे और रेट क्या है? 2.5 है उसका, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो न्यूजीलैंड डॉलर्स होंगे वो मेरे पास कितना आ जाएंगे? 2500,000। 2500,000। ये मैंने एक एक्स्ट्रा काम किया है, ठीक है। आप सिंपल काम ये भी कर सकते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा वर्किंग आपको सारी डिटेल में समझाने के लिए की है कि आप उसे, यानी रिपीट कर रहा हूँ शुरू से। यहाँ पर रेट क्या दिया गया था? न्यूजीलैंड डॉलर का रेट दिया गया था। मैंने उसे क्या किया? उसके रेट को क्या किया? कन्वर्ट किया, डॉलर का रेट कन्वर्ट किया, डॉलर का रेट ले आया इस तरीके से इनडायरेक्टली। जब डॉलर का रेट में ले आया तो मेरे पास अमाउंट भी डॉलर्स में थी, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अदरवाइज दूसरा रास्ता क्या था कि अगर रेट हमारा दूसरी करेंसी में हो और अमाउंट दूसरी करेंसी में, तो हम डिवाइड करते हैं, ये हम सीख चुके हैं। तो आर देखिए अमाउंट है हमारे पास डॉलर्स में, ठीक है, और हमारे पास रेट है दूसरी करेंसी में, ये न्यूजीलैंड डॉलर्स में। तो हम इसे अगर डायरेक्टली डिवाइड करते हैं 0.400 पे, तो आपके पास अगेन जो अमाउंट आ जाएगी वो न्यूजीलैंड डॉलर्स 2500,000। आप ये अपने पास कैलकुलेट करके देख कि ऐसा है या नहीं। पहला काम क्या है कि जो रेट दिया गया है वो न्यूजीलैंड डॉलर्स का है, आप उसे कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर में इस वे से। तो आपके पास जब यूएस डॉलर का रेट आ जाएगा तो अमाउंट भी यूएस डॉलर में है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करें। दूसरा वे क्या है कि अगर आप अमाउंट यूएस डॉलर में है, रेट न्यूजीलैंड डॉलर का है, तो आपको फिर क्या करना होगा? डिवाइड कर देना होगा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आपके पास ये न्यूजीलैंड डॉलर्स की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। क्लियर होपफुली। स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2, sold New Zealand dollars, sold New Zealand dollars to Beal Bank, to Beal Bank। अब आपने वहां से क्या किए? न्यूजीलैंड डॉलर्स बाय कर लिए कम रेट पे, और आप उसे बेच रहे हैं बील बैंक को, जहाँ पे वो आपसे खरीदेगा किस रेट पे? 0.401, क्योंकि उसका बिड रेट किया। बिड मीन कि जब बैंक आपसे किस प्राइस पे खरीदेगा। तो अब आपके पास है क्या? आपके पास है न्यूजीलैंड डॉलर्स 2500,000। अब आप देखेंगे और से देखते जाए, ठीक है। और आपके पास कोट क्या है? कोट कौन सी लेंगे? बिड रेट, बिड प्राइस इन दैट बैंक, विच इज न्यूजीलैंड डॉलर 1 is equal to डॉलर 0.401। अब आप गौर से देखिए, अमाउंट भी न्यूजीलैंड डॉलर में है, रेट भी न्यूजीलैंड डॉलर में है। व्हाट शुड यू डू? मल्टीप्लाई 2500,000 न्यूजीलैंड डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 0.401। अमाउंट और रेट, रेट किस करेंसी का है और अमाउंट किस करेंसी में, ये इम्पोर्टेंट। अगर ये डिफरेंट होते तो डिवाइड कर देते, सेम है तो मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास यूएस डॉलर्स आ जाएंगे 100, यानी 1,02,500, ठीक है। अब आपने शुरू कितने डॉलर से किया था? 1 मिलियन से। ये आपकी इन्वेस्टमेंट थी ओरिजिनल, और आपने आर्बिट्रेज के थ्रू क्या किया? उससे कुछ एक्स्ट्रा डॉलर बना लिया,
ठीक है। तो स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे पोजीशन को, गेन ऑन लोकेशनल आर्बिट्राज, गेन ऑन लोकेशनल arbitrage, that is $2,500। कैसे कि 1,02,500 और 1,000,000 आपके पास अमाउंट थी, तो एक्स्ट्रा आपने कितने अर्न कर लिए, 2,500। इसको हम कहते हैं वन राउंड ट्रिप। दिस इज आल्सो known as वन राउंड ट्रिप। अब इसी तरीके से आप मोमेंट्स में, सेकंड्स में, मिनट्स में जितना काम करते जाएंगे करेंसीज का, तो आप यहाँ पे गेन जो है ना बनाते जाएंगे और प्रॉफिट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, इधर से उधर, उधर से इधर, इसी तरीके से। ठीक है, अब ये ऐसा काम कब तक चलता रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा काम कब तक चलता रहेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जरा देखें, ये इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने अपनी बात की है कि ऐसा काम कब तक चलता रहेगा, इससे क्लोज होता है या ये नहीं होता, इसको कहते हैं री अलाइनमेंट। री अलाइनमेंट इन एक्सचेंज रेट। अब अपने मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ इस लोकेशनल आर्बिट्राज की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहलू। रीअलाइनमेंट इन एक्सचेंज रेट ड्यू टू लोकेशनल आर्बिट्राज। और से बातें सुनिए, ये उस क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशनल आर्बिट्राज, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये है बी बैंक, जरा जल्दी से लिखना पड़ेगा, और ये है वे बैंक। ये है बिड और ये है आस्क। बिड है जी ये किसके हवाले से, न्यूजीलैंड डॉलर के हवाले से, और ये भी न्यूजीलैंड डॉलर के हवाले से 0.401, और आस्क है पॉइंट सॉरी मैंने गलती कर दी, ये 0.401 और 0.404, और यहाँ पर है 0.398 एंड 0.400। ठीक है। अब ड्यू टू लोकेशनल आर्बिट्राज, अब देखो जैसे हमने देखा कि रेट का डिफरेंस है, सिर्फ आई एम नॉट द ओनली वन इन द मार्केट, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस चीज पे फायदा उठाना चाहते थे। ठीक है। अब ड्यू टू लोकेशनल आर्बिट्राज, ठीक है, वर्सेस डिमांड increases for New Zealand dollar in वाई बैंक। अब सारे तो वाई बैंक के पास पहुंच गए होंगे खरीदने के लिए कि भाई मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन वहां पे बेसिकली शॉर्टेज भी हो गई न्यूजीलैंड डॉलर्स की। इससे क्या हुआ, रिजल्टेंटली there will be shortage of New Zealand dollars, ठीक है, in वाई बैंक। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर क्या करेगा, इस डिमांड को जो बढ़ गई और शॉर्टेज हो गई, वाई बैंक will increase the ask price। वाई बैंक will increase the ask price। वो अपनी ये जो आस्क प्राइस है, बेचने वाली प्राइस है, वो क्या कर देगा, थोड़ी सी बढ़ा देगा। अब कितनी बढ़ाएगा हम ये अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये बढ़ा देगा।
क्योंकि उस डिमांड को वो पूरा नहीं कर सकता और डिमांड को कॉप करने के लिए वो ये काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम ऑन द कंट्रेरी देखें, जो बी बैंक है ये क्या कर रहा है, इसका क्या रोल है बी बैंक का। बी बैंक को हम सारे लोग बेचने जा रहे हैं, यहाँ से खरीद के उधर बेचने जा रहे हैं, वहां पे सप्लाई बढ़ जाएगी। जब वो उसे सारे ही बेचने वाले हो जाएंगे तो वो कहता है मैं 401 में खरीदता ही नहीं, मैं तो 40 में खरीदूंगा। ठीक है, वो अपना रेट क्या करेगा, डाउन करेगा, ताकि मेरे पास कोई सप्लाई वाला आए ही ना या कम हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, दूसरी साइड पे ऑन द अदर हैंड supply will increase in B bank. Supply will increase in B bank because New Zealand dollars are sold to B bank. तो ये क्या करेगा, B bank will decrease its bid price. B bank will decrease its बिड प्राइस, यानी जिस रेट पे वो खरीदता है वो अपना रेट क्या कर देगा, डाउन कर देगा। यानी वो क्या करेगा, इस रेट को डाउन कर देगा। ठीक है, अब कितना डाउन करेगा ये नहीं पता, लेकिन होगा ये अल्टीमेटली ऐसा करते करते ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल हो जाएंगी तो कोई बेनिफिट्स उठाने वाला नहीं होगा अल्टीमेटली। अब यहाँ क्या होगा, करेंसी, यानी लास्ट जो सेंटेंसेज है, currency will, the currency prices will adjust due to demand and supply forces. तो इससे क्या होगा, इन फोर्सेस के रिएक्ट होने से जो आर्बिट्राज है, आर्बिट्राज विल एंड अप और रिड्यूस, स्टॉप हो जाएगा या उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये था ऑल अबाउट locational arbitrage. How do we capitalize this differentiation in currency exchange rates, quotation rates in different locations? Hopefully आपको ये सारे points clear हो गए होंगे। Thank you very much.